तो बच्चों कल हम डिस्कस कर रहे थे बैटरीज। तो बैटरी में कल हमने डिस्कस कर लिया था आप लोगों से, ड्राई सेल डिस्कस कर चुके थे हम आपसे, निकल कैडमियम बैटरी। अच्छा, मरकरी बैटरी हमने डिस्कस शायद आप लोगों से नहीं की थी, रूबिन मेलोरी सेल। अगर नहीं की थी तो ठीक है, आज हम उसी को डिस्कस करते हैं। दो सेल शायद कल डिस्कस कर लिए थे हम लोगों ने, रूबिन मेलोरी सेल हमने डिस्कस नहीं किया था। तो बेटा अब हम डिस्कस करते हैं आपसे मरकरी सेल। मरकरी सेल, इसको हम रूबिन मेलोरी सेल भी बोलते हैं, रूबिन मेलोरी सेल। और अगर हम इसको अपनी देसी भाषा में बोले तो ये बटन सेल्स हैं, छोटे छोटे जो सेल्स लगते हैं रिस्ट वॉचेस में लगते हैं या कैलकुलेटर में भी लग जाते हैं। तो ये है हमारे पास मरकरी सेल या रूबिन मेलोरी सेल। रूबिन मेलोरी सेल या मरकरी सेल में ये हमारे पास उसका स्ट्रक्चर होता है, इस टाइप का स्ट्रक्चर है। चलिए थोड़ा सा और एनलार्ज बना देते हैं। इस टाइप का स्ट्रक्चर होगा ये। इसके अंदर जो एक एनोड की रॉड है वो ग्रेफाइट से बनी है बेटा। तो यहाँ एक ग्रेफाइट की बनी हुई एनोड रॉड है, ये दिस वन। और बाहर ये हमारे पास जिंक का कंटेनर है जिसको हम मरकरी में डिसॉल्व करके रखते हैं, यानी जिंक अमलगम का एनोड बना देते हैं। अमलगमेटेड जिंक है, ये एनोड का काम करता है। ये बिल्कुल वैसे ही जैसे हम ड्राई सेल में यूज़ करते थे जिंक का कंटेनर। ओके, एंड दिस इज ऑफ नेगेटिव चार्ज। एनोड है तो नेगेटिव चार्ज होगा। और ये हो गई हमारे पास ग्रेफाइट की रॉड। तो दिस इज अ ग्रेफाइट रॉड। ग्रेफाइट की रॉड है जो कैथोड का काम करती है। ये कैथोड है हमारे पास, राइट। अब इसमें यहाँ पर हम एक इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन रखते हैं। तो ये है इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन, जिसके अंदर KOH विद मर्क्यूरिक ऑक्साइड एंड जिंक ऑक्साइड, इसका पेस्ट बनाकर रख देते हैं इसके अंदर। बस इतना कंस्ट्रक्शन आपको याद रखना है, राइट। तो कार्बन का कैथोड है या ग्रेफाइट का कैथोड है और जिंक का एनोड है। और ये जो ग्रेफाइट का कैथोड है ये इनर्ट है, मतलब ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता, ये सरफेस प्रोवाइड करता है। अब आपको ध्यान रखना है कि एनोड की रिएक्शन क्या है और कैथोड की रिएक्शन क्या है। तो एनोड पर ऑक्सीडेशन होगा हमेशा, और यहाँ पर जो जिंक अमलगम है या जिंक का जो कंटेनर है ये KOH के हाइड्रोक्साइड आयन से कंबाइन करके जिंक ऑक्साइड प्लस H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स में कन्वर्ट हो जाता है, यानी ऑक्सीडेशन हो गया। दिस पार्ट इज सॉलिड। ये वाटर एक्वस यानी लिक्विड बना यहाँ पर, और ये तो था ही हमारे पास सॉलिड और ये एक्वस था। ये पार्ट आया एनोड का। अगर हम कैथोड की रिएक्शन लिखें बेटा, तो कैथोड की रिएक्शन ग्रेफाइट की इलेक्ट्रोड है हमारे पास, लेकिन यहाँ होगा क्या, ये जो मर्क्यूरिक ऑक्साइड है दिस वन, ये वाटर के साथ कंबाइन कर जाता है, वाटर के साथ कंबाइन करता है जो पहली रिएक्शन में बना है, और इलेक्ट्रॉन गेन करके ये बदल जाता है मरकरी लिक्विड में, प्योर लिक्विड, प्लस में 2 टाइम्स ऑफ OH नेगेटिव। ये हो गया रिडक्शन बेटा। रिडक्शन कैसे, मरकरी यहाँ पर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है और यहाँ 0 है। अगर हम रिएक्शन को सम अप कर दें तो हमें पूरी सेल रिएक्शन मिल जाती है, पूरी सेल रिएक्शन। तो सेल रिएक्शन में हम लिख सकते हैं जिंक या जिंक अमलगम सॉलिड है, प्लस HgO ये भी सॉलिड है, गिव्स यू द ZnO जिंक ऑक्साइड, दिस इज ऑल्सो सॉलिड, एंड द मरकरी लिक्विड, प्योर लिक्विड मिल गया आपको, प्लस में मरकरी लिक्विड मिल गया प्योर, दिस वन। ये पूरी हमारे पास सेल रिएक्शन है। और इस सेल रिएक्शन में भी अगर हम देखें तो E सेल इज इक्वल्स टू E नॉट सेल
माइनस 0.0591 बाई 2 लॉग बेस 10। अब प्रोडक्ट साइड आपको लिखना होगा सॉलिड एंड प्योर लिक्विड कंसंट्रेशन यूनिटी। रिएक्टेंट साइड लिखना होगा आपको ये सॉलिड डिवाइड बाई सॉलिड, मतलब ये भी यूनिटी, तो ये भी कितना आएगा आपके पास 0। तो हमारे पास हमेशा सेल की वैल्यू या सेल पोटेंशियल की वैल्यू कांस्टेंट होगी ऑल और नन प्रिंसिपल पर, यानी यहाँ सेल पोटेंशियल कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पर डिपेंडेंट नहीं है। और यहाँ लगभग आपको 1.35 वोल्ट का पोटेंशियल इससे मिलता रहता है। ये सिंपल सा है मरकरी सेल, सिंपल सेल है। किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए बेटा, बहुत सिंपल सेल है। आपको इन सेल्स में कुछ और नहीं करना, एनोडिक और कैथोडिक हाफ रिएक्शंस को ही याद करना है। ये हमारे पास थर्ड सेल था और अब हम फोर्थ सेल की बात करेंगे। नेक्स्ट ये है हमारे पास फ्यूल सेल। ऐसे तो कई सारे फ्यूल सेल होते हैं, हमने जो पढ़ने हैं वो पढ़ना है हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल। हमें जो पढ़ना है वो पढ़ना है हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल, ये पढ़ना है, बस यही है हमारे सिलेबस में। ठीक है, अपोलो स्पेस मिशन में इन सबको यूज़ किया जाता है क्योंकि ये पॉल्यूशन फ्री होते हैं, एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा होती है और इससे बाई प्रोडक्ट वाटर बनता है और जो वाटर बनेगा तो वो स्पेसशिप में काम भी आएगा। कितना पानी लेकर जाएं, पोटेंशियल तो मिलना ही मिलना है, तो इसलिए इस हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल को हम यूज़ करते हैं। लेकिन इसका जो मेंटेनेंस है वो बहुत आसान नहीं है, इसको वर्क कराना बहुत ईजी नहीं है। क्यों नहीं है वो भी डिस्कस करते हैं। तो ये बहुत सिंपल सा कंस्ट्रक्शन है हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल का। बनाते हैं, देखो बेटा, ये है हमारे पास एक चैम्बर, ठीक है, ये इस टाइप से हो गया। ये बाहर वाला कंटेनर हो गया हमारे पास ऐसे, ठीक, और ये इधर से हो गया ऐसे, ये इधर से हो गया ऐसे। थोड़ा सा और एनलार्ज क्लोज कर देते हैं, ठीक, ऐसे, राइट। और अब इसके हम 3 पार्ट कर लेते हैं। ये अंदर वाला पार्ट हो गया इधर का, राइट, ये इस साइड का पार्ट हो गया, राइट। ये इसका कंस्ट्रक्शन है बेटा, सिंपल सा कंस्ट्रक्शन है। और एक एंड से हम हाइड्रोजन और दूसरे एंड से हम ऑक्सीजन गैस को सप्लाई करते हैं इसके अंदर, और यहाँ पर हमारे पास कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ KOH भर दिया जाता है। ठीक है बेटा, ये हमारे पास हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल है। अब इसका आप पहले कंस्ट्रक्शन और रिएक्शन दोनों देखिए, बहुत सिंपल है एकदम, कुछ भी नहीं है। ये इस टाइप से यहाँ से एक टर्मिनल बना दिया, एक टर्मिनल यहाँ बना दिया, ये बना दिया हमने एनोड और ये बना दिया हमने कैथोड, राइट। अब एक एंड से हम हाइड्रोजन गैस को सप्लाई करते हैं और दूसरे एंड से हम ऑक्सीजन को सप्लाई करते हैं। पहला पॉइंट, ये जो फ्यूल सेल है ये नॉर्मल टेम्परेचर पर वर्क नहीं करती है, वर्क एट अराउंड 70 to 140 डिग्री सेल्सियस पर, इतने टेम्परेचर पर वर्क करती है, यानी नॉर्मल कंडीशन पर ये वर्क नहीं करता। इसमें हम कैटलिस्ट, फाइनली डिवाइडेड प्लैटिनम और पैलेडियम को यूज़ करते हैं, प्लैटिनम और पैलेडियम को यूज़ करते हैं। और यहाँ जो हमने भर के रखा हुआ है ये है अल्कलाइन सॉल्यूशन KOH का, KOH सॉल्यूशन, राइट। अब एक एंड से हाइड्रोजन गैस आती है जो इस टर्मिनल पर एड्जॉर्ब होती है, एक एंड से ऑक्सीजन गैस आती है जो इस टर्मिनल पर एड्जॉर्ब होती है, और ये दो टर्मिनल KOH के कांटेक्ट में है।
होना क्या है एनोड पर रिएक्शन और कैथोड पर रिएक्शन। देखो जी बेटा, एनोड की रिएक्शन क्या होगी, एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन होता है, तो 2H2 OH नेगेटिव से कंबाइन होते हैं और ये 4H2O में कन्वर्ट हो जाते हैं, +4 इलेक्ट्रॉन्स। लीजिए जी, ये 0 से +1 में चला गया, तो ये हो गया ऑक्सीडेशन। तो एनोड पर होता है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन हो भी गया। कैथोड की बात करते हैं अब हम, कैथोड। नाउ वी टॉक अबाउट द कैथोड। अब कैथोड पर क्या होगा, कैथोड पर रिडक्शन होगा। अब अगर हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हुआ है तो ऑक्सीजन का रिडक्शन होगा। तो कैथोड पर ये जो O2 है हमारे पास, ये वाली O2 गैस, ये बने हुए वाटर मॉलिक्यूल से, वैसे भी KOH का सॉल्यूशन है, वाटर यहाँ से भी यूज़ किया जा सकता है, 4 इलेक्ट्रॉन को गेन करके कन्वर्ट हो जाता है 4 टाइम्स ऑफ OH नेगेटिव। और यहाँ 0 ऑक्सीडेशन स्टेट से ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 में चला जाता है, तो ये हो गया रिडक्शन। अगर हम पूरी रिएक्शन को समअप कर दें बेटा, तो पूरी रिएक्शन को समअप करेंगे तो हमें मिलेगा 2H2 विच इज गैस प्लस O2 विच इज वंस अगेन अ गैस गिव्स यू द 2H2O लिक्विड। अब इस केस में अगर हम यहाँ ध्यान से देखें तो हमें जो सबस्ट्रेट है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, नॉन पॉल्यूटिंग है। वाटर बना, उससे भी कोई पॉल्यूशन नहीं हो रहा, बल्कि अगर स्पेसशिप में इसको यूज़ करेंगे तो वाटर बनता चला जाएगा, वाटर यूज़ भी हो जाएगा। लेकिन इस सेल को वर्क कराना इसलिए मुश्किल है क्योंकि ये सेल ऐसा है जिसमें आप गैसियस सब्सटेंस, लिक्विड सब्सटेंस और सॉलिड सब्सटेंस तीनों को एक ही साथ यूज करते हैं एट द हाई टेम्परेचर। इसीलिए ये सेल हम नॉर्मल कंडीशन में यूज नहीं करते, हम इनकी हाई एफिशिएंसी होने की वजह से स्पेसशिप में यूज करते हैं और बाई प्रोडक्ट वाटर मिलने की वजह से भी इसको स्पेसशिप पे यूज किया जाता है। तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल की एनोड रिएक्शन क्या है, कैथोड रिएक्शन क्या है, और ये कंटिन्यूस पोटेंशियल आपको सप्लाई कर सकते हैं। कंटिन्यूस पोटेंशियल, हाइड्रोजन गैस खत्म हो जाए, नया हाइड्रोजन गैस का सिलेंडर लगा दो, ऑक्सीजन गैस खत्म हो जाए, नया ऑक्सीजन गैस का सिलेंडर लगा दो, और प्रोसेस कंटिन्यू चलती रहेगी। राइट, ये तो था हमारे पास फ्यूल सेल। अब इस फ्यूल सेल की एफिशिएंसी बहुत हाई होती है। एफिशिएंसी इसकी अप्रॉक्सीमेटली 60 to 70% तक होती है। और अगर हम इसकी एफिशिएंसी को कैलकुलेट करें तो दैट इज इक्वल टू डेल्टा जी बाई डेल्टा एच, और डेल्टा जी होता है हमारे पास NFE सेल बाय डेल्टा एच। यहाँ से हम एफिशिएंसी सेल की निकाल सकते हैं। आप चाहे तो KOH सॉल्यूशन यूज़ करें या NaOH सॉल्यूशन यूज़ करें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अल्कलाइन सॉल्यूशन होना चाहिए, KOH या NaOH। ये सिंपल सा हमारे पास फ्यूल सेल है। ये 4th सेल हो गया हमारे पास। नेक्स्ट आते हैं अब हम अगले सेल पर, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सेल है। 5th सेल इज lead storage battery। lead storage बैटरी। हाँ जी, लेड स्टोरेज बैटरी की बात करते हैं अब हम। तो लेड स्टोरेज बैटरी हम सभी ने देखी है, कार में इस्तेमाल करते हैं, मोटर व्हीकल में यूज़ करते हैं हम, चाहे वो बाइक्स हो उनमें भी यूज़ करते हैं, और घर में एज एन इन्वर्टर इस्तेमाल की जाती है। और हम बेसिक सी लेड स्टोरेज बैटरी की बात करेंगे बेटा, बेसिक। अब आप कहो कि हमारे घर सर ये वाली बैटरी लगी है, ट्यूबुलर बैटरी लगी है, उसके बारे में उसके बारे में हमारे सिलेबस की कोई बात नहीं है, वो हमें डिस्कस नहीं करनी। हमने जो सिंपल लेड स्टोरेज बैटरी है बेसिक, उसी को बात करेंगे। तो लेड स्टोरेज बैटरी में कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं बेटा। सबसे पहले इसमें बाहर जो चैम्बर है वो एबोनाइट का बना होता है, अ काइंड ऑफ प्लास्टिक, अ काइंड ऑफ रबर होती है, एक तरह की हार्ड रबर होती है, एसिड रेजिस्टेंट होती है वो। और क्योंकि इसके अंदर एसिड यूज़ होता है इसीलिए एबोनाइट की बनी हुई है कंटेनर लेते हैं। और इसमें हम कुछ ऑल्टरनेट प्लेट्स का इस्तेमाल करते हैं, लेड एंड लेड डाइऑक्साइड का। लेड डाइऑक्साइड, फिर से लेड, फिर से लेड डाइऑक्साइड,
इस तरीके से हम चाहें जितने कॉम्बिनेशन बनाते जाएं, बैटरी बड़ी होती चली जाएगी, राइट। एक कॉम्बिनेशन लेड और लेड डाइऑक्साइड का लगभग 2 वोल्ट देता है, 2 वोल्ट। तो 2 कॉम्बिनेशन कितने देंगे? 4 वोल्ट। 3 कॉम्बिनेशन 6 वोल्ट, 6 कॉम्बिनेशन 12 वोल्ट, लाइक दिस वन। तो जैसी बैटरी हमें जैसी रिक्वायरमेंट है वैसा हम बैटरी या वैसे हम कॉम्बिनेशन इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट। और ये है एक टर्मिनल और ये हुआ हमारे पास दूसरा टर्मिनल बेटा। ये हमारे पास है लेड, स्पॉन्जी लेड पीबी, और ये हमारे पास है लेड डाइऑक्साइड PbO2, and these all are immersed in the H2SO4 solution। H2SO4 के सॉल्यूशन में हमने इसको इमर्ज कर दिया। ये इसका कंस्ट्रक्शन हुआ बेटा। तो जो H2SO4 है, ये वाला H2SO4, ये H2SO4 लगभग 35 से 38% बाई वेट होता है, बाई वेट, और जिसकी डेंसिटी इनिशियल जब हम इसको यूज कर रहे होते हैं तो लगभग ये 1.3 ग्राम पर सीसी होती है, राइट। ये इसका सिंपल सा कंस्ट्रक्शन है बेटा। अब हम देखते हैं कि एनोड क्या है और कैथोड क्या है, एनोड की रिएक्शन क्या होगी और कैथोड की रिएक्शन क्या होगी। ये तो हुआ इसका कंस्ट्रक्शन। देखो बेटा, जो एनोड है वहाँ हमेशा ऑक्सीडेशन होगा, और एनोड पर लेड, ये वाला लेड, ये एनोड का काम कर रहा है, मतलब ये हमारे पास नेगेटिव टर्मिनल होगा। और नेचुरली अगर ये एनोड है तो ये कैथोड होगा जहाँ रिडक्शन होगा, और ये हमारा पॉजिटिव टर्मिनल हो जाएगा, राइट। तो लेड सबसे पहले बदलता है Pb+2 में बाय द लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये बन गया। और ये जो Pb+2 बना हमारे पास, ये सल्फेट आयन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड से कंबाइन कर जाता है, सल्फेट आयन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड से कंबाइन करता है। और नेचुरली अब ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ये कन्वर्ट हो जाएगा हमारा PbSO4 में। दिस विल कन्वर्टेड इनटू PbSO4, और ये PbSO4 में बदलेगा तो PbSO4 इसी लेड की प्लेट के ऊपर यहाँ डिपॉजिट होने लग जाते हैं, लेड सल्फेट की फॉर्म में। ठीक है बेटा, कोई डाउट नहीं होगा इतने पॉइंट पर, बहुत सिंपल सी रिएक्शंस है। तो अब अगर हम इस रिएक्शन को ओवरऑल सम अप कर दें तो हमारे पास जो रिएक्शन बननी चाहिए वो बननी चाहिए Pb प्लस SO4 2 नेगेटिव गिव्स यू द PbSO4 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, और क्योंकि ऑक्सीडेशन हो रहा है तो 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस, और यहाँ 0 ऑक्सीडेशन स्टेट से +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में चला गया। ये एनोड था। अगर हम कैथोड की बात करें बेटा, तो कैथोड पर रिडक्शन होना चाहिए। तो कैथोड है हमारा PbO2, और ये PbO2 बेसिकली सल्फेट आयन और सल्फ्यूरिक एसिड के H आयन के साथ मिलता है। तो यहाँ पर ये SO4 2 नेगेटिव और 4H प्लस 4 इलेक्ट्रॉन, सॉरी 2 इलेक्ट्रॉन्स के साथ, 4H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन के साथ मिल जाता है, और इसको ले रहा है ये PbSO4, it will converted into PbSO4 प्लस 2H2। ये हमारे पास रिएक्शन आती है किसकी? कैथोड की। चार्ज भी बैलेंस है, लेड बैलेंस है, सल्फेट बैलेंस है, हाइड्रोजन सब कुछ बैलेंस है, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम ऑक्सीडेशन स्टेट और चेक कर लेते हैं बेटा। तो यहाँ पर है +4 ऑक्सीडेशन स्टेट और यहाँ पर है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, तो ये हुआ रिडक्शन। तो अब आप अगर इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सम अप करें तो हमें नेट इक्वेशन मिल जाएगी यहाँ से, नेट इक्वेशन। अब नेट इक्वेशन में अगर हम लिखेंगे तो हमें लिखना होगा Pb प्लस PbO2 प्लस में 2 सल्फेट आयन प्लस में 4H प्लस आयन गिव्स यू द 2 PbSO4 प्लस 2H2। ये पूरी रिएक्शन हो जाती है बेटा, कंप्लीट रिएक्शन। और इस प्रोसेस में
हम सल्फ्यूरिक एसिड को यूज़ करते चले जा रहे हैं। ये देखो सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ हो गया। अगर हम सल्फ्यूरिक एसिड को यूज़ करते चले जा रहे हैं और साथ में वाटर भी कुछ बनता चला जा रहा है, तो नेचुरली इस सॉल्यूशन की डेंसिटी डिक्रीज़ हो जाती है और डेंसिटी फाइनल बन जाती है। डेंसिटी फाइनल आ जाती है हमारे पास लगभग 1.2 ग्राम पर सीसी और बिलो इट। और अगर डेंसिटी कम हो गई, कंसंट्रेशन कम हो गई, तो फिर काम करना बंद कर देता है। अब इसमें सबसे पहली बात जो हम सीखते हैं, जो हम देखेंगे यहाँ पर, वो क्या देखते हैं, ध्यान से सुनना और ध्यान से समझना बेटा। अगर आप इस टर्म को यहाँ पर देखते हो, ये जो टर्म हम यहाँ फिर से करें, तो ये लिखेंगे हम कि हमने यहाँ कितने H2SO4 को यूज़ किया, 2 H2SO4 को यूज़ कर लिया बेटा। ठीक है, कितने मोल H2SO4, 2 मोल। और इस पूरे रिडॉक्स में कितने मोल इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हुआ, 2 मोल का। ध्यान से देखो ये पॉइंट, 2 मोल ऑफ H2SO4 कंज्यूम्स 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अब हम नेक्स्ट पेज पर जा रहे हैं बेटा। सो हम लिख सकते हैं 2 मोल्स ऑफ H2SO4 consumes 2 moles of electrons. Therefore, 1 mole of H2SO4 consume 1 mole of electron. 1 मोल H2SO4 1 मोल इलेक्ट्रॉन को कंज्यूम करेगा। और 1 मोल H2SO4 अगर 1 मोल इलेक्ट्रॉन को कंज्यूम करेगा, तो अब n फैक्टर ऑफ H2SO4 इन lead battery will be equal to 1. Therefore, the equivalent weight should be equal to m0 by 1, that is equal to 98 by 1, that is 98, not 49 जो हम जनरली लेते हैं H2SO4 का n फैक्टर। तो अगर सवाल आता है व्हाट इज द n फैक्टर या व्हाट इज द इक्विवेलेंट वेट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, तो आएगा आंसर 49। और आता है व्हाट इज द इक्विवेलेंट वेट ऑफ H2SO4 इन लेड स्टोरेज बैटरी, तो आंसर आएगा 98। रीजन, पर मोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड 1 इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो रहा है, इसीलिए इक्विवेलेंट वेट 98 लेंगे जब भी हम लेड स्टोरेज बैटरी की बात करेंगे सल्फ्यूरिक एसिड के लिए। और अगर जनरल क्वेश्चन है तो जनरल आंसर होगा। एक तो ये पॉइंट था बेटा। अब हम बात करते हैं चार्जिंग की। डिस्चार्जिंग तो हमने पढ़ लिया। चार्जिंग ऑफ लेड स्टोरेज बैटरी। देखो बेटा, अभी हमने लेड स्टोरेज बैटरी बनाई थी, दोबारा से उसको कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। ये हमारे पास लेड स्टोरेज बैटरी थी और इसके अंदर यहाँ पर लेड एंड देन लेड डाइऑक्साइड, ऐसे हमने बना लिया था। फिर एक और लेड, फिर एक और लेड डाइऑक्साइड, इस टाइप से हमने बना लिया था इसको, राइट। इसमें जो लेड था ये, और ये था हमारे पास PbO2। क्लियर है इतना पॉइंट? जब हम प्रीवियस पेज को देखते हैं तो इस पर हो रहा था लेड का ऑक्सीडेशन। ये था एनोड और ये था कैथोड। अब जब पूरा सेल डिस्चार्ज हो गया, पूरा सेल खत्म हो गया, तो हमें इसे चार्ज करना पड़ता है। जब हम चार्ज करेंगे तो हम पोटेंशियल बाहर से देंगे। पोटेंशियल बाहर से देने का मतलब बना कि जो हमारी नेट रिएक्शन थी, अगर मैं फिर से यहाँ पर लिख दूँ Pb प्लस PbO2 प्लस 4H प्लस 2SO4 2 नेगेटिव गिव्स यू द PbSO4 प्लस 2H2। ये रिएक्शन थी बेटा हमारी। हमें ये डिस्चार्जिंग की रिएक्शन थी, हमें अब चार्जिंग करनी है। चार्जिंग करनी है तो रिएक्शन को पीछे लाना पड़ेगा, बैकवर्ड लाना पड़ेगा। यानी लेड सल्फेट को ही आपने रिड्यूस भी कराना है और लेड सल्फेट को ही ऑक्सीडाइज भी आपको कराना पड़ेगा।
समझ आ रही है बेटा? तो आपने नेट रिएक्शन को पीछे की तरफ बैकवर्ड डायरेक्शन में लेकर जाना है। तो आप बाहर से पोटेंशियल सप्लाई करेंगे। जब बाहर से पोटेंशियल सप्लाई करेंगे तो आपकी एक रिएक्शन होगी PbSO4, ध्यान से देख लो बेटा, ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और बदल जाएगा Pb प्लस SO4 2 नेगेटिव में। ये रिएक्शन हो गई रिवर्स। ये एनोड की रिएक्शन रिवर्स हुई है। अब एनोड की रिएक्शन रिवर्स हुई है तो यहाँ तो +2 से 0 जा रहा है बेटा, ये तो रिडक्शन हो गया। और रिडक्शन जहाँ होता है वो होता है कैथोड। मतलब एनोड किसकी तरह बन जाएगा? कैथोड की तरह। और दूसरी रिएक्शन में PbSO4 वाटर मॉलिक्यूल को गेन करके वापस जाता है PbO2 में, प्लस SO4 2 नेगेटिव में, प्लस 4H प्लस, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। ये रिएक्शन होती है बेटा नेट। अब यहाँ ये +2 से +4 में जा रहा है, ये हुआ ऑक्सीडेशन, तो ये बना एनोड। तो प्रीवियस रिएक्शन को अगर आपने नोट किया है, लिखा है, देखा है, तो एनोड और कैथोड की रिएक्शंस एकदम रिवर्स हो जाती हैं। कैथोड एनोड बन जाता है, एनोड कैथोड बन जाता है। लेकिन जब आप इसको चार्ज कर रहे हो, ये चार्जिंग की रिएक्शन है। ये रिएक्शन कौन सी है हमारी? चार्जिंग की रिएक्शन है। जब आप चार्ज कर रहे हो तो ये एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल बन जाता है। कौन सा सेल? इलेक्ट्रोलिटिक सेल। और इलेक्ट्रोलिटिक सेल में कैथोड होता है नेगेटिव और एनोड होता है पॉजिटिव। और जब आप इसको यूज कर रहे थे, डिस्चार्ज कर रहे थे जब आप इसको, तो ध्यान से देखो, एनोड था ये, वो कैसा था? नेगेटिव था। और ये था वाइट वाला कैथोड, ये कैसा था? पॉजिटिव। तो अब जो एनोड था वो कैथोड बन जाता है और कैथोड एनोड बन जाता है। कैथोड एनोड बन जाता है, एनोड कैथोड बन जाता है। इतनी चेंज जरूर होती है। समझ आ रहा है इतना पॉइंट? ये रहा हमारा नया चार्जिंग वाला। जब हम इसको चार्ज कर रहे हैं तो ये इलेक्ट्रोलिटिक सेल है, और जब हम इसको यूज कर रहे थे तो ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल था। तो नेक्स्ट नेट रिएक्शन आपको रिवर्स कर लेनी है। कैथोड नेगेटिव बना देना है और एनोड पॉजिटिव बना देना है। मतलब जब आप बैटरी लगाएंगे तो एक कैथोड होगा, एक एनोड होगा। PbSO4 यहाँ भी डिपॉजिट हुआ था और PbSO4 यहाँ भी डिपॉजिट हुआ था। दोनों केसेस में PbSO4 बनता है, वही PbSO4 वापस चला जाता है। ठीक है बेटा, कोई डाउट तो नहीं इतने पॉइंट पर? नाउ वी टॉक अबाउट द कोरोजन, रस्टिंग। कोरोजन की बात करेंगे, रस्टिंग की बात करेंगे। तो नेक्स्ट आएगा हमारे पास कोरोजन। ये है, ये भी थियोरेटिकल है। मतलब हमारे पास जो भी बचा है थियोरेटिकल पार्ट है, एनोड की रिएक्शन, कैथोड की रिएक्शन। तो कोरोजन क्या है? कोरोजन का मतलब होता है डिटीरियोरेट होना, स्लोली, बहुत धीरे धीरे। मेटल इज ईटन अवे बाय द एटमॉस्फेयर। ईटन अवे का मतलब है कि जो प्योर मेटल है वो हमारी धीरे धीरे किसी और कंपाउंड की फॉर्म में कन्वर्ट होती चली जा रही है, उसको तो हम कह देते हैं कोरोजन। अब कोरोजन तो किसी भी मेटल का हो सकता है। नोबल मेटल्स को छोड़ दे तो बाकी कोई भी मेटल कोरोड होगी, स्लो हो या फास्ट हो। लेकिन उस कोरोजन में से हमें सिर्फ और सिर्फ आयरन का कोरोजन पढ़ना है। और आयरन के कोरोजन को हम रस्टिंग भी बोलते हैं। जंग लग गई, आयरन पर रस्ट हो गया, और रस्ट इज हैविंग रस्ट कलर, रेडिश ब्राउन कलर की होती है। तो बस उस रस्टिंग प्रोसेस को हमने पढ़ना है। कोरोजन का मतलब हो गया किसी भी मेटल का स्लोली डिके होना, डिकम्पोज होना, अपने कंपाउंड में चले जाना, प्योर फॉर्म से इम्प्योर फॉर्म में चले जाना। तो अगर हम कोरोजन को डिफाइन करें तो कोरोजन है हमारे पास द प्रोसेस ऑफ स्लोली ईटिंग अवे, जैसा अभी मैंने आपसे कहा, स्लोली ईटिंग अवे ऑफ द मेटल, किसी भी मेटल का स्लोली मीटिंग अवे ऑफ द मेटल। किस वजह से? ड्यू टू अटैक ऑफ द एटमॉस्फेयर।
एटमॉस्फेयर, अब एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर भी हो सकता है और गैसेस भी हो सकती है, ठीक है। और ये होता है ऑन द सरफेस ऑफ मेटल, surface of the metal, and result क्या होता है? Resulting metal is converted into compounds. Resulting metal is converted into compounds. compounds में बदल जाती है, चाहे वो ऑक्साइड्स हों, सल्फेट्स हों, कार्बोनेट्स हों, सल्फेट्स हों, कुछ भी हो सकता है, लाइक ऑक्साइड्स, लाइक सल्फाइड्स, लाइक कार्बोनेट्स, लाइक सल्फेट्स। ये पूरी तो हो गई हमारे पास कोरोजन की डेफिनेशन। अब जैसा अभी आपको बताया हमने कि हमने इस कोरोजन में से पढ़ना तो सिर्फ किसको है? रस्टिंग को पढ़ना है। तो नेक्स्ट इज द रस्टिंग। रस्टिंग का मतलब हो गया कोरोजन ऑफ आयरन, और आयरन अपने ऑक्साइड्स में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा। इसमें जो हमारे पास प्योर आयरन है, इट कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड्स, आयरन के ऑक्साइड बदल जाते। और हम ध्यान से पढ़ें तो ऑक्साइड से आयरन में आना मेटलर्जी है, और आयरन का ऑक्साइड में जाना रस्टिंग है। यहाँ हमें मिलियंस एंड ट्रिलियंस डॉलर्स, रुपीस खर्च करने पड़ते हैं ऑक्साइड से आयरन में आने के लिए, लेकिन आयरन को बिल्कुल शर्म नहीं है कि इतने पैसे खर्च करके उसे बनाया हमने, बिना कुछ खर्चे के वापस बदल जाता है अपने ऑक्साइड फॉर्म में, राइट। तो ऑक्साइड से आयरन मेटलर्जी है जिसमें बहुत पैसा लगता है, और आयरन से ऑक्साइड नेचर अपने आप बदल देती है। एज सच हमारी जेब से एक चवन्नी भी, एक पैसा भी, नॉट इवन अ सिंगल पेनी खर्च होती है। अब ये होना क्या है, होता कैसे है? बहुत सिंपल सी 2-4 रिएक्शंस हैं बस, नॉट मोर देन दैट। तो रस्टिंग में हम एक एक स्टेप को पढ़ेंगे, होता क्या है। रस्टिंग हम सभी जानते हैं बेटा कि ये रेनी सीजन्स में सबसे ज़्यादा होती है, बहुत प्रोमिनेंट होती है, आसानी से हो जाती है, क्योंकि रेनी सीजन में वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में बहुत होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, राइट। और ये दो मिलकर आसानी से कार्बोनिक एसिड बना लेते हैं। कार्बोनिक एसिड एक वीक एसिड है जो एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है, प्लस कार्बोनेट है, ऐसे, राइट। ये तो एक पार्ट हुआ रिएक्शन का। सेकेंड स्टेप में क्या होता है, जो आयरन है जो उस एटमॉस्फेयर में पड़ा हुआ है, ये ईजिली कन्वर्ट होता है फेरस और 2 इलेक्ट्रॉन में, और इसका जो E0OP है वो लगभग आता है 0.44 वोल्ट, 0.44 वोल्ट ये आता है। तीसरे स्टेप में क्या होता है? तीसरे स्टेप में एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन, और देख रहे हो ना ये H आयन जो बने थे, ये H आयन कंबाइन होते हैं बाय द रिडक्शन, और ये बदल जाता है 2 टाइम्स ऑफ H2, और इसका E0RP की वैल्यू आती है 1.23 वोल्ट। और अगर हम इन दो रिएक्शन को बेटा सम अप कर लें, सेकेंड और थर्ड को, तो हमें सेल मिल जाएगा जिसका सेल पोटेंशियल पॉजिटिव होगा, एक ये और एक ये। अगर रेनी सीजन नहीं है, H प्लस आयन नहीं बनेंगे आसानी से, H प्लस आयन नहीं बनेंगे, ऑक्सीजन ऑक्सीडाइज नहीं होगा, मतलब ये रिड्यूस नहीं होगा। तो अगर आयरन ने इलेक्ट्रॉन लूज भी किए तो उसको गेन करने वाला कोई नहीं होगा, गेन करने वाला कोई नहीं होगा, तो फेरस आयन वापस चले जाएंगे आयरन में, ऐसे। लेकिन अगर इसे गेन करने वाले हमारे पास H प्लस आयन एटमॉस्फेयर में या आयरन की सरफेस पर अवेलेबल हैं, तो ऑक्सीजन इमीडिएटली उन H प्लस आयन से इलेक्ट्रॉन गेन करके रिड्यूस हो जाती है। तो इसीलिए रेनी सीजन में आसानी से रस्टिंग होती है, एक पॉइंट। दूसरा, अगर हम अपने इस आयरन को ऐसे सॉल्यूशन के कांटेक्ट में रख दें जिसकी pH 9 या 10 हो या उससे ऊपर हो,
अगर हम अपने सॉल्यूशन को ऐसे सॉल्यूशन के कांटेक्ट में रखें जिसकी पीएच 9-10 के आसपास हो, यानी अल्कलाइन हो, तो इमीडिएट इन H+ आयन को कंज्यूम कर लेगा, H+ आयन कंज्यूम होंगे, तब भी रस्टिंग नहीं हो पाएगी। क्लियर है इतना? तब भी रस्टिंग नहीं होगी। तो ये हम नेक्स्ट पेज पर लिख भी देते हैं कि रस्टिंग कब नहीं हो पाएगी, लेकिन अभी रिएक्शंस पूरी नहीं है। हम नेक्स्ट पेज पर आते हैं अब। तो हम एक पॉइंट लिख सकते हैं कि इफ आयरन इज इन कांटेक्ट विथ अल्कलाइन सॉल्यूशन जिसकी पीएच रेंज 9 या 10 के आसपास है, will not rust because H+ ion will used up by alkaline solution। तो ऑक्सीजन का रिडक्शन नहीं हो पाएगा। यहां तक मेरे ख्याल से क्लियर है, बहुत सिंपल सा पॉइंट हमने बताया। फोर्थ रिएक्शन क्या होगी? जो हमारे पास ये फेरस आयन बन गए थे, अब ये फेरस आयन एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन और मॉइस्चर के साथ, फिर से देखो मॉइस्चर का रोल आ गया, फिर ऑक्सीडाइज हो जाते हैं और बन जाता है 2Fe2O3 प्लस 8 टाइम्स ऑफ H+ आयन, ये बनते हैं। और ये बना आयरन का ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड। और यही फेरिक ऑक्साइड सर्टेन वाटर मॉलिक्यूल को एड्सॉर्ब करके Fe2O3.XH2O में बदल जाता है। दिस इज व्हाट द रस्ट, यही है रस्ट बेटा। क्लियर है इतना पॉइंट? कोई डाउट तो नहीं किसी को? यही है रस्ट बेटा। सबसे पहले तो ये देख लीजिए कि रस्ट कैसे बने हमारे पास। अगर हम सॉरी, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड, जो रेनी सीजन में सरप्लस होगा वाटर, कार्बोनिक एसिड, H+ आयन बने। अब ध्यान से देखो कि यही H+ आयन बेसिकली आगे रस्टिंग को प्रमोट करते हैं। आयरन फेरस में बदल गया, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हुए, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ये आया, और यही 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन गेन कर लेता है, और जो H+ आयन हमारी पहली रिएक्शन में बने थे उनके साथ रिड्यूस होकर एक सेल का निर्माण कर लेता है, सेल बन जाता है, सेल कंस्ट्रक्ट हो जाता है। इन दो को मिलाएं तो EOP ERP सेल पोटेंशियल पॉजिटिव आ गया। और साथ में बताया था कि अगर अल्कलाइन मीडियम होगा तो H+ आयन यूज हो जाएंगे, या बिल्कुल ड्राई सीजन होगा तो वाटर मिलेगा नहीं, वाटर नहीं मिलेगा तो H+ नहीं होगा, तो भी रस्टिंग नहीं होगी। फिर से फेरस आयन एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन और मॉइस्चर के साथ बदल जाता है Fe2O3 में, और Fe2O3 होती है, अगर मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर ले तो रस्ट इज हैविंग रेडिश ब्राउन कलर। अब रस्ट की एक और कैरेक्टरिस्टिक होती है कि ये नॉन स्टिकिंग होती है। नॉन स्टिकिंग, अब जैसे ही आयरन की सरफेस पर रस्ट बनती है, नॉन स्टिकिंग होने की वजह से वो आयरन की सरफेस से अलग हो जाती है, मतलब नई आयरन की सरफेस एक्सपोज हो जाती है, और नए आयरन की एक्सपोज हो जाएगी सरफेस, तो फिर उस पर रस्ट बनेगी, वो फिर अलग हो जाएगी। मतलब ये प्रोसेस तब तक चलता रहेगा जब तक हमारा सारा आयरन Fe2O3 में कन्वर्ट ना हो जाए। नेक्स्ट इज द रस्ट से हम कैसे प्रोटेक्शन कर सकते हैं, प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है प्रिवेंशन फ्रॉम रस्टिंग, कैसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं। देखो, कुछ केमिकल प्रोसेस है, कुछ फिजिकल प्रोसेस है। फिजिकल प्रोसेस को पहले अगर हम डिस्कस करें तो सबसे पहला फिजिकल प्रोसेस हम यूज करते हैं यहाँ पर बैरियर प्रोटेक्शन। अब बैरियर प्रोटेक्शन क्या है? बैरियर प्रोटेक्शन बहुत सिंपल सा प्रोटेक्शन है कि अगर हमारे पास कोई आयरन रॉड है, आयरन सरफेस है, तो उसके ऊपर हम कुछ ऐसा कवर कर दें, ऐसा कोटिंग कर दें जिससे कि उसका मॉइस्चर से कांटेक्ट ना हो पाए, बस इतना। जैसे आप ऑयल लगा दीजिए, ग्रीस लगा दीजिए, निकल कोटिंग कर दीजिए, एल्यूमिनियम कोटिंग कर दीजिए, क्रोमियम की कोटिंग कर दीजिए, या पेंट लगा दीजिए उसके ऊपर। तो बैरियर प्रोटेक्शन सिंपल है कि अगर हम आयरन सरफेस पर
कोटेड विद, जैसे ऑयल लगा दिया आपने या ग्रीस लगा दी, पेंट लगा दिया, या उसके ऊपर हमने निकल की कोटिंग कर दी या क्रोमियम की कोटिंग कर दी या एल्यूमिनियम की कोटिंग कर दी, तो ये हमारा सिंपल बैरियर प्रोटेक्शन है। लेकिन जैसे ही ऑयल की सरफेस या ग्रीस की या पेंट की या निकल, क्रोमियम, एल्यूमिनियम कुछ भी वहाँ पर हटेगा तो रस्टिंग की कंडीशन फेवरेबल होने पर रस्टिंग फिर से शुरू हो जाएगी। ये तो था पहला प्रोटेक्शन हमारे पास। अब हम दूसरे प्रोटेक्शन की बात करें तो सेकंड प्रोटेक्शन, जो सेकंड प्रोटेक्शन है वो है यूजिंग एंटी रस्ट सॉल्यूशन। दूसरा हम यूज कर सकते हैं एंटी रस्ट सॉल्यूशन। सिंपल है एकदम, सब फिजिकल प्रोसेस है अभी तक। तो अगर हम अल्कलाइन फॉस्फेट, अल्कलाइन क्रोमेट सॉल्यूशन लगा दें, तो जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि अगर हमारे पास कोई ऐसा मीडियम है जो अल्कलाइन है या आयरन हमारा ऐसा कांटेक्ट में है जो अल्कलाइन है, तो अल्कलाइन होने की वजह से H+ आयन अपने आप कंज्यूम हो जाएंगे, रस्टिंग नहीं होगी। तो अगर आप अल्कलाइन फॉस्फेट यूज करते हैं, अल्कलाइन क्रोमेट यूज करते हैं, तो दे रिमूव H+ आयन फ्रॉम लेयर ऑफ आयरन ऑब्जेक्ट, तभी रस्टिंग नहीं होगी। ये दो तो थे हमारे पास फिजिकल प्रोसेस। अब हम थर्ड मेथड पर आए, थर्ड प्रोसेस पर आए, तो थर्ड कहता है सेक्रीफाइस करने की बात करता है। मतलब एक मेटल को या हम सेक्रीफाइस कर दें आयरन को बचाने के लिए, दैट इज सेक्रीफाइशियल प्रोटेक्शन। सेक्रीफाइस होगा इसमें, जिंक सेक्रीफाइस होता है जिसको हम बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन ऑफ आयरन। तो नेक्स्ट इज द सेक्रीफाइस प्रोटेक्शन। हाँ जी, ये क्या है? इसमें हम क्या करते हैं कि अगर हमारे पास कोई आयरन का रॉड है, आयरन ऑब्जेक्ट है, जैसे ये है आयरन रॉड, तो इस आयरन रॉड के ऊपर हम क्या करते हैं, एक थिन लेयर ऐसे जिंक की लगा देते हैं, जिंक की कोटिंग कर देते हैं। तो ये जो व्हाइट कलर से हमने दिखाया है, दिस इज व्हाट द जिंक लेयर, ये जिंक है। और ये जो है रॉड हमारे पास किसकी है? आयरन की। अब ये जिंक रॉड अगर एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आती भी है, ये जिंक रॉड अगर एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आती भी है, तो ये एक बेसिक जिंक कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाती है। ये कन्वर्ट हो जाता है ZnCO3.ZnOH होल ट्वाइस, बेसिक जिंक कार्बोनेट। तो इससे आपने जिंक को यूटिलाइज कर लिया, जिंक को इस्तेमाल कर लिया, लेकिन आयरन को बचा लिया। तो ये सेक्रीफाइस किया जिंक ने, किसको बचाने के लिए? आयरन को बचाने के लिए। और इस प्रोसेस को हम गैल्वेनाइजेशन भी बोलते हैं। दिस इज द गैल्वेनाइजेशन। तो गैल्वेनाइजेशन सैक्रिफाइशियल प्रोटेक्शन में एक मेटल को सैक्रिफाइस करेंगे आयरन को रस्ट से बचाने के लिए। द वन मोर मेथड इज लेफ्ट आउट। तो लास्ट मेथड और कर लेते तो हमारा कम से कम ये रस्टिंग पूरा हो जाएगा। एक टॉपिक बचेगा, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो नेक्स्ट पेज पर आते हैं नेक्स्ट पार्ट के लिए। तो फोर्थ है हमारे पास, और ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये है इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन। दिस इज इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन। ये है हमारे पास इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन। इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन को हम कैथोडिक प्रोटेक्शन भी बोलते हैं। कैथोडिक प्रोटेक्शन, इसमें हम मेनली क्या करते हैं कि जो अंडरग्राउंड वाटर कैरिंग पाइप्स होते हैं उनको बचाने के लिए, क्योंकि वाटर जा रहा है भाई, उसमें डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन भी जा रही है, आयंस भी होते हैं, तो अंदर पाइप पड़ा हुआ है वो धीरे धीरे रस्ट हो जाएगा, उसमें लीकेजेस हो जाएंगे। कौन खोद खोद करके बार बार ये देखे कि लीकेज कहाँ पर है, और दूसरा उतने बड़े पाइप को बदलेंगे कैसे?
तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि जो हमारा अंडरग्राउंड पाइप है, कैसा भी पाइप है हमारे पास, जैसे ये कोई पाइप है मान लेते हैं, वाटर कैरिंग पाइप, ये है ऐसे, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास आयरन का पाइप, अंडरग्राउंड है। तो इसको हम किसी मैग्नीशियम के ब्लॉक के साथ, मोस्टली मैग्नीशियम के ब्लॉक के साथ इसको अटैच कर देते हैं। ये ऐसे मैग्नीशियम के ब्लॉक के साथ इसको जोड़ देते हैं वायर की हेल्प से। ये है मैग्नीशियम का ब्लॉक। और आयरन पाइप यहाँ एक कैथोड का काम कर रहा होता है। ना क्या है कि मैग्नीशियम ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, तो आयरन के कंपैरिजन में मैग्नीशियम ही पहले अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है और कन्वर्ट हो जाता है Mg+2 इलेक्ट्रॉन्स में। तो इलेक्ट्रॉन इस वायर के थ्रू आयरन तक पहुंच जाते हैं। तो अगर सपोज आयरन कुछ ऑक्सीडाइज होकर Fe+2 और 2 इलेक्ट्रॉन में गया भी होगा, तो ये वाले इलेक्ट्रॉन इस वाले आयरन को फिर से 2 इलेक्ट्रॉन दे देते हैं और इसको बना देते हैं फिर से आयरन मेटल में। तो ये आयरन ऑक्सीडाइज ही नहीं हो पाता, और अगर होगा भी तो भी 2 इलेक्ट्रॉन इमीडिएट गेन करके किसमें बदल जाता है, आयरन में बदल जाता है, जिससे ये आयरन की लाइफ बढ़ जाती है। लेकिन ये प्रोसेस, ये लाइफ तब तक ही बढ़ सकती है जब तक ये मैग्नीशियम का ब्लॉक यहाँ है, क्योंकि मैग्नीशियम धीरे धीरे इधर जा रहा है बेटा, मैग्नीशियम धीरे धीरे इधर जा रहा है। और मैग्नीशियम का ब्लॉक एक बार यूज हो गया, तब मैग्नीशियम का ब्लॉक अगर एक बार यूज हो गया तब क्या होगा, तब होगा कि आयरन अब इस्तेमाल होना शुरू हो जाएगा। तो हमें टाइम टू टाइम उस आयरन के पाइप को मैग्नीशियम के ब्लॉक से, नए मैग्नीशियम के ब्लॉक से जोड़ते रहना पड़ता है, नहीं तो आयरन के पाइप यूज होते चले जाएंगे। ये था हमारे पास कैथोडिक प्रोटेक्शन। इसमें एक प्रोसेस और भी है कि जो एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन थी, जो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन थी, वो एसिडिक मीडियम में इलेक्ट्रॉन गेन कर, और ये इलेक्ट्रॉन इस बार गेन करने के लिए हमें मैग्नीशियम के मिल जाते हैं। तो ये कन्वर्ट हो जाता है किस पॉइंट में, ये कन्वर्ट हो जाता है 2 टाइम्स ऑफ H2O में। तो ये इलेक्ट्रॉन हमें मैग्नीशियम से मिल जाते हैं, आयरन के इलेक्ट्रॉन यूज नहीं होते। यूज नहीं होंगे तो Fe+2 2 इलेक्ट्रॉन लेकर रिएक्शन को फिर वापस ले आएगा। क्लियर है बेटा? तो ये था हमारे पास कैथोडिक प्रोटेक्शन, यानी आयरन को हम कैथोड बना दिया, इलेक्ट्रॉन रिसीव करता जा रहा है, मैग्नीशियम गेटिंग ऑक्सीडाइज। तो इस तरीके से हम प्रोटेक्शन कर सकते हैं रस्टिंग से आयरन के ऑब्जेक्ट्स की।